हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जाना था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। उस वीडियो में हमने ये जाना था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्लांट किस प्रकार से अपने फूड को क्रिएट करते हैं एंड किस प्रकार से उसे यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के अंदर। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जान लिया था और इस पार्ट के अंदर आप लोग जानेंगे कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं एंड ह्यूमन के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है और कितने स्टेप्स में होता है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से क्रिएट नहीं कर सकता है, अपना फूड खुद से क्रिएट नहीं कर सकता है, बल्कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रह सकता है। जैसे कि ह्यूमंस अपना फूड खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट अपने फूड के लिए वो प्लांट्स पर, किसी दूसरे एनिमल पर ही डिपेंड रहा करते हैं। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, तो इसका डेफिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर ऑफ डेथ प्लांट एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड ETC। यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड रहता है ऐसे डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। जैसे कि आपका मशरूम्स हो गया, वो हमेशा अपने फूड के लिए मरे हुए जानवरों पर, प्लांट्स पर और ब्रेड पर ही डिपेंड रहते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइटिक एनिमल्स एंड इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फिर अगर बात करें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की, तो इसका डेफिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, लेकिन उसे किल नहीं करता, बल्कि उसे बिना किल किए उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है और उसे किल नहीं करता है। जैसे कि आपका राउंड वॉर्म्स हो गए, प्लास्मोडियम हो गया, और हमारे बालों के अंदर जो जुए हो जाते हैं वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हमें किल तो नहीं करते लेकिन हमसे न्यूट्रिशन टाइम टाइम पर लेते रहते हैं, इसलिए वो भी एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गए और वो एक पैरासाइट हो गए। अब बात कर लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो इसका एग्जाम्पल है और इसका डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion and ingest food in digest and then absorb it into the body cells in the organism। यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है और उसे कई अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू डाइजेस्ट करता है और उसे अपने सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब करता है एंड जो बाकी का रेसिड्यूरी मास बचता है उसे बाहर में इजेक्ट कर देता है। ऐसे प्रोसेस को और ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है ये जनरली ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, एमीबा के अंदर देखने को मिलता है, डियर, लायंस, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को स्पेशली मिलता है। अब हम लोग बात कर लेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशंस की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है और फिर हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन के अंदर भी न्यूट्रिशन किस किस टाइप से एंड किस किस स्टेप से होता है। तो सबसे पहले बात करें अमीबा की, तो एमीबा में
जो डाइजेशन है, जो फूड का पूरा इनटेक है, वो प्रोसेस 5 अलग अलग स्टेप्स के अंदर होता है। उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। तो इसके बारे में जानते हैं। तो जो एमीबा रहता है वो सूडोपोडिया एमीबा के पूरे बॉडी में होता है, जिसके हेल्प से वो ये डिटेक्ट करता है कि फूड कहाँ पर रखा हुआ है, और इसी की हेल्प से एमीबा फूड की तरफ जाता है एंड उसे अपने बॉडी के अंदर कवर कर लेता है। फिर आता है एक स्टेप डाइजेशन का। अब यहाँ पर एमीबा फूड वैक्यूल्स की मदद से उस फूड को अपने बॉडी के अंदर और ज़्यादा डीप में ट्रांसपोर्ट करता है, और जो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स होते हैं उससे बेहद ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेपरेट कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है। फिर आता है प्रोसेस एब्जॉर्वेशन का। अब यहाँ पर एमीबा सारे न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने सेल के अंदर एंड एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट छोड़ देता है, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। फिर एमीबा करता है एसिमिलेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर एमीबा एनर्जी को ऑब्टेन करता है और बाकी का जो मास से बाकी का जो प्रोजेक्ट है वो सब छोड़ देता है। अब लास्ट में आता है एक प्रोसेस इजेशन का। यहाँ पर जो बाकी का बचा कुचा चीज़ है जिससे एमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एमीबा उसे अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है एंड जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं उसे अपने बॉडी के अंदर यूज़ कर लेता है एनर्जी को बनाने में। तो इन्हीं 5 प्रोसेसेस के अंदर एमीबा के अंदर डाइजेशन होता है। समझ गए? अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और हमारे लिए भी। तो जैसा कि हम जानते हैं एमीबा में हमने 5 प्रोसेसेस को देखा, लेकिन हमारे अंदर इन 5 प्रोसेसेस तो होती हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में, काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में होती है, इसलिए इसे कहा जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से शुरू होता है, फिर ओइसोफेगस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वो फूड जाता है, फिर वो फूड पहुंचता है स्टमक में, जहाँ लीवर और पैनक्रियास कुछ ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को फर्दर रिएक्ट करता है एंड उसे और छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर देता है। फिर फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंड लास्ट में पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंड फूड हमारे बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेसेस किस किस मेथड से होते हैं और कैसा होते हैं ये हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूजफुल एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं एंड उनका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है ये हमारे माउथ में होता है, जहाँ पर टीथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि टीथ ही हमारे फूड को क्रश करते हैं, फूड के लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उन्हें ग्राइंड करते हैं, उन्हें कट करते हैं एंड उन्हें च्यू कहते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भेज देते हैं। फिर यहाँ पर काम आता है टंग का। टंग यहाँ पर एक मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है जो कि हेल्प करती है फूड को मिक्स करने के लिए एंड ये हमें फूड का टेस्ट भी बताती है। एंड इसके अलावा इसका काम आता है क्लीनिंग ऑफ आवर टीथ, हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फेरिक्स। अब ये फ्रेनिक्स क्या है? तो ये एक छोटा सा फनल होता है जो कि हमारे ओरल कैविटी के पीछे में होता है एंड ये हमारे ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया, जो हमारी विंड पाइप है एंड जो हमारी फूड पाइप है, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओइसोफेगस की। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है, एक नली होती है जिसके थ्रू हमारा जो फूड होता है वो माउथ से सीधा हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। अब स्टमक क्या होता है? तो एक जे शेप बैग होता है जिसके अंदर हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है और कई सारे एंजाइम्स हमारे फूड के साथ मिलते हैं एंड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारे स्टमक से फूड निकल करके कहाँ चले जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं पर जो मेन डाइजेशन है फूड की वो होता है। यहाँ पर कई सारे एंजाइम्स फैट को ब्रेक करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं एंड फूड को बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं एंड उन्हें फिर विली, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टमक के अंदर जो हेल्प करता है हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को एक्सपेंड करने में, एंड यही हेल्प करता है हमारे जो भी फूड है जो बहुत ज़्यादा स्मॉलर पीसेस में है और उन्हें हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कराने में एंड हमारे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कराने में इससे हेल्प करता है कौन? विली हमारा हेल्प करता है, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और प्रेजेंट रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो बचा खुचा फूड रहता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला कैल्शियम, दूसरा कॉलन एंड तीसरा रेक्टम। अब रेक्टम का काम होता है कि एक चेम्बर रहता है जो कि स्टोर करता है फोकल मैटर को टेम्परली, मतलब कि जो भी बचा हुआ फूड स्टफ रहता है उसे ये स्टोर करता है जो कि अननेसेसरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, एंड बाद में एनस के थ्रू वही सारी चीज़ें हमारे स्टमक से बाहर निकल जाती है एंड हमारे बॉडी से टोटली इजेक्ट हो जाती है। अब ये तो थे इन सारे बॉडी के पार्ट्स। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे फूड ब्रेक होते हैं अलग अलग पार्ट्स में और कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं हमारे फूड को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं एंड कुछ एंजाइम्स के भी नाम दिए हुए हैं जो कि हमारी हेल्प करती है फूड को ब्रेक करने के लिए। तो सबसे पहला है सैलिवरी ग्लैंड जो कि सिक्रीट करती है सैलिवरी एमिलिसिस। फिर आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि 3 चीज़ें सिक्रीट करती है, पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन एंड तीसरा है म्यूकस। फिर आता है लीवर जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। फिर आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, एंड फिर आता है पैनक्रियास जो कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब ये कैसे हमारे फूड को तोड़ते हैं ये हम लोग अब जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजेक्शन की। तो हमारे ह्यूमन माउथ से हमारा फूड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है। फिर डाइजेशन का प्रोसेस आता है। तो डाइजेशन फर्स्टली हमारे माउथ से ही बिगन होता है, जहाँ पर टीथ जो होते हैं वो हमारे फूड को स्मॉलर पीसेस के अंदर कट कर देते हैं, उन्हें ग्राइंड कर देते हैं एंड उन्हें च्यू कर लेते हैं, और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फूड को फर्दर तोड़ने के लिए और जो फूड के लार्जर पीसेस रहते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए। फिर आता है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सैलिवरी ग्लैंड। ये एक वाटरी लिक्विड होता है एंड ये हमारे फूड के साथ मिल जाता है माउथ में। इसके अलावा इसका काम रहता है स्टार्च को जो प्रेजेंट रहता है हमारे फूड में उसे डाइजेस्ट करना, उसे और ज़्यादा स्मॉलर पीसेस में तोड़ना एंड उससे शुगर का फॉर्म करना। फिर हमारा काम आता है ओइसोफेगस का। ओइसोफेगस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, एक पाइप रहती है जो कि हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाती है। अब इसके अंदर एक पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, एक लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है हमारे ओइसोफेगस के वॉल्स का, जिसके थ्रू जो फूड रहता है वो हमारे ओइसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है। लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होते रहता है, जिससे फूड इजीली हमारे स्टमक तक रीच कर पाती है। अब स्टमक में होते हैं 3 ग्लैंड्स और 3 जूसेस। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम एंड पेप्सिन एंड तीसरा होता है म्यूकस। अब HCl का काम क्या रहता है? तो ये जो HCl है इट मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली। यानी कि ये जो हमारे फूड रहता है उसको थोड़ा सा एसिडिक बना देता है, जिसके वजह से जो एंजाइम प्रोटीन है पेप्सिन है वो प्रोटीन को इजीली सिक्रीट कर पाए एंड उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाए। फिर इसका और एक काम रहता है कि हमारे फूड में जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं उसे किल करने का काम भी किसका रहता है? उससे किल करने का काम भी HCl का रहता है, ताकि हमें खाने के बाद कोई भी बीमारी ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो म्यूकस है इसका जनरली एक ही काम रहता है कि हमारे पेट के जो भी वॉल्स हैं उसे ये प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो पेप्सिन करती है। पेप्सिन प्रोटीन को बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है, एंड म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से, क्योंकि HCl काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, और अगर म्यूकस हमारे स्टमक को ना प्रोटेक्ट करे HCl से तो हमारे स्टमक के वॉल्स पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे एंड हम टोटली डेड हो जाएंगे। इसीलिए म्यूकस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के टाइम पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब जब
स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया है तो वो जो डाइजेस्टिव फूड रहता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है, जो कि एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है मेड इन लीवर, लीवर के अंदर बना हुआ रहता है और ये कहाँ पर गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है। अब इसका फंक्शंस क्या होता है, तो इट मेक्स द एसिडिक फूड एल्कलीन सो दैट द पैनक्रियाटिक बाइल enzyme can act on it, also breaks the fat present in the food into small globules। यानी कि ये जो है हमारे एसिडिक फूड जो कि HCl ने बनाया था उसे एल्कली बना देता है, यानी उसे बेसिक बना देता है ताकि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस इसे इजीली सिक्रीट कर पाए एंड इसे इजीली डाइजेस्ट कर पाए। इसके अलावा इसका और एक काम रहता है कि ये जो एंजाइम है ये फैट को टोटली ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। फिर आता है हमारा पैनक्रियास। तो ये जो पैनक्रियास है एक लार्ज ग्लैंड है विच लाइज पैरेलल टू वन बिनेट द स्टमक, यानी कि ये हमारे स्टमक के साइड में ही होता है। अब पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये पैनक्रियाटिक जूस हमें हेल्प करता है किसके ब्रेकडाउन में, प्रोटीन एंड फैट के ब्रेकडाउन में, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला है ट्रिप्सिन एंड दूसरा लाइपिस। तो ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करती है, प्रोटीन का, एंड लाइपिस किसका डाइजेशन करती है, फैट्स का। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेशन का जो फर्दर प्रोसेस होता है। तो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। द इंटेस्टिनल जूस contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrate into glucose, protein into amino acid, fats into fatty acid and glycerol। यानी कि जो हमारा डाइजेशन है उसका जो फाइनल प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कौन कंप्लीट करता है, वो कंप्लीट करता है इंटरनल जूस, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर तोड़ता है एंड हमारे फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल के अंदर तोड़ता है। अब इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर अब्जॉर्वेशन का प्रोसेस होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विली के द्वारा किया जाता है। अब मैंने आपको बता दिया था कि विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है हमारे पेट में जो भी फूड बचता है, जो भी एब्जॉर्ब फूड रहता है उसे हमारे ब्लड तक पहुंचाने में एंड हमारे पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, विली हेल्प करती है। फिर हमारा आता है एसिमिलेशन का प्रोसेस। तो द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम एसिमिलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द सेल्स। द एनर्जी इज देन रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि एसिमिलेशन के अंदर जो कैरिड फूड रहता है, जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, वो ब्लड के द्वारा अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है बॉडी के। अब यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीडेशन के माध्यम से जनरेट की जाती है हर एक सेल्स के अंदर। यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ पर किसके रूप में यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन को यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के रूप में जब रेस्पिरेशन होती है। अब रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर और डिटेल में जानेंगे। फिर हमारे बॉडी के अंदर फाइनल एक लास्ट चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं इजेशन, और इजेशन फाइनली होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस कनेक्टेड रहता है एंड एनएस के थ्रू ही जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है एंड हमारा बॉडी टोटली क्लीन हो जाता है, टोटली इजेक्टेड हो जाता है जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है उससे। तो ये थे वो प्रोसेसेस जो कि डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। इन प्रोसेसेस के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और फर्दर डिस्कशन करेंगे हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड और कई सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।